हेलो स्टूडेंट। मैं रामराज के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको वीके केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज जो टॉपिक्स लेकर आया हूँ मैं अध्याय सेकंड क्लास 12th का क्या है, परासरण दाब ज्ञात करने की बर्गले हार्टले विधि। कौन सी विधि? परासरण दाब ज्ञात करने की बर्गले हार्टले विधि। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे और क्या होती है बर्कले हार्टले विधि, इसको देखेंगे और सीखेंगे भी। तो स्टूडेंट देखते हैं कि क्या कौन सी वो विधि होती है जिसके कारण हम परासरण दाब किसी विलयन का ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं बर्कले हार्टले विधि। तो सबसे पहली बात कर लेता हूं, मैं इसके नामकरण कर देता हूं और इसके बारे में बाद में आपको परासरण के बारे में जानकारी दूंगा और इसके बाद में इसकी थ्योरी बताऊंगा मैं। ठीक है, विधि बताऊंगा कि कैसे किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करते हैं। अध्याय सेकंड का एक टॉपिक्स है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये आज का टॉपिक। तो ये जो पात्र है ये किसी धातु का बना हुआ पात्र है। ये पूरा पात्र जो है ये धातु का बना हुआ पात्र है। ठीक है ना, किसका? धातु का बेलनाकार पात्र। आपको दिखता होगा ये क्या, एक बेलनाकार बेलन के आकार का दिखता होगा ये धातु का पात्र, धातु का बेलनाकार पात्र, सिलेंड्रिकल कार पात्र, धातु का बेलनाकार पात्र है ये। ठीक है ना, जो कंटेनर है ये जो मेटल से फॉर्मेशन हुआ, धातु का बना हुआ बेलनाकार पात्र है। क्लियर है मेरी बात इतनी? और ये जो है ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये आपके कॉपर फेरोसाइनाइड की Cu2Fe Cl6। ठीक है ना, क्या? Cu2FeCl6 कॉपर फेरोसाइनाइड की ये झिल्ली है। इसको बताता हूं मैं कि कैसे यहाँ पे फिट किया जाता है, जमाया जाता है। ये कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई है, साइनाइड की बनी हुई है, कॉपर फेरोसाइनाइड की। क्लियर है इतनी बात? और ये जो है वो केस नली है। क्या है? केस नली। केस मतलब आप सभी समझते हो क्या? केस यानी होता है बाल, और ऐसी नली है जिससे केवल यार दोस्तों स्टूडेंट बाल बस आ जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि इसकी जो रेडियस बहुत क्या होती होगी, बहुत बारीक होती होगी, बहुत बारीक छेद होता होगा, जो होल 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 होता होगा बहुत बारीक होता होगा। यानी कि ये केस नली है, यानी कि इससे क्या आपके बाल बस आ जा सकता है, केस नली है ये। क्लियर है? और यहाँ पे जो भरा हुआ है ये विलियन है। क्या? विलियन। और इधर ध्यान देना आगे, ये यहाँ पे भी विलियन भरा हुआ है, मैंने इसको ग्रीन चौक से लिख दिया हूं। क्लियर है? और ये जो है ये जल है आपका। क्या है? जल। ठीक है ना, पानी या वाटर है ये। क्या है? जल है। ठीक है ना, क्या? जल। यहां तक शायद आपको बात क्लियर हो गई होगी। और ये है आपका टोटी युक्त जलकुंड। क्या? टोटी युक्त जलकुंड, जल कुंड, टोटी युक्त जलकुंड। क्लियर है मेरी बात इतनी? यहां तक आपको सब क्लियर हो गई है? ठीक है ना। और ये जो है आपका दाब मापक यंत्र है, दाब मापक यंत्र। और ये क्या है? आपका पिस्टन है जिसके द्वारा दाब लगाया जाता है विलयन में। ठीक है ना, क्या? ये पिस्टन है, ये दाब मापक यंत्र है जिसकी सहायता से हमको क्या इस विलयन का क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब ज्ञात करना है। तो ये रहे आपके क्या इस चित्र के बारे में जो नामकरण था वो मैंने नामकरण कर दिया। ठीक है ना, ये केस नली है, ये कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, ये धातु का बेलनाकार पात्र है, ये दाब मापक यंत्र है, ये पिस्टन है,
और ये टोटी युक्त, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन बाल युक्त, ठीक है। बल्ब जो रहता है ना, अपन बंद करते हैं ना नल में, बाल्ब युक्त क्या है, ये आपका जलकुंड है, जिसके द्वारा हम इस अर्धपारगम झिल्ली में यहाँ से जल को भरेंगे। यहाँ पे क्लियर है। आप इसको थोड़ा सा समझना कि ये बर्कले हार्टले विधि जैसे ही आप पढ़ते हो तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली तौर पर समझना। किस तौर पर? प्रैक्टिकली तौर पर, यानी कि ध्यान देना बेटा, मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, इससे शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि नली के अंदर नली, बर्कले हार्टले विधि, यानी कि नली के अंदर नली। जो अर्धपारगम झिल्ली बनी है, ये वाली अर्धपारगम झिल्ली आपकी, ये देखो ये, और ये ऊपर का, ये अर्धपारगम झिल्ली जो है यार, ये किसकी बनी हुई है? ध्यान देना, कॉपर फेरोसाइनाइड की। ये छोटी नली हो गई आपकी अर्धपारगम झिल्ली, और ये बड़ी नली यानी कि बेलनाकार पात्र। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि छोटी नली यहाँ पर किसका काम कर रही है? अर्धपारगम झिल्ली। ये छोटी नली है और ये बड़ी नली है। मैं इसको ऐसा डाल दिया दोनों को, तो ठीक है ना। ये छोटी नली के अंदर चली गई बेटा, ये ठीक है, छोटी नली चली गई अंदर, बड़ी नली के अंदर, ये देखो ये, ठीक है ना। और यहाँ से एक छेद रहा होगा, इस छिद्र में आपने क्या लगा दिए? एक दाब मापक यंत्र। ऊपर से छिद्र रहा होगा तो यहाँ से क्या लगा दिए? दाब मापक यंत्र, और ऊपर से क्या लगा दिया आपने? पिस्टन लगा दिए, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, इसके एक सिरे पर, किसके? केस नली, ये अर्धपारगम झिल्ली के एक सिरे पर, ये छोटी नली जो है, इसके एक सिरे पर क्या लगा देते हैं? केस नली लगा देते हैं, और दूसरे सिरे पर क्या लगा देते हैं आप? टोटी युक्त जलकुंड लगा देते हैं। किसके? अर्धपारगम झिल्ली, ये दिख रही है आपको अंदर वाली, ठीक है ना, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई है। इसके एक सिरे पे अपन ने क्या लगा दिए है? केस नली, यानी जिससे क्या, जिस पर छेद जो होता होगा वो बाल के बराबर होता होगा, और दूसरे सिरे पर इसमें क्या लगा देते हैं? केस नली, और इधर टोटी युक्त जलकुंड। टोटी युक्त जलकुंड का काम क्या है? ध्यान देना, पानी भरते हैं इससे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक समीकरण बता रहा हूँ कि ये झिल्ली का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो अर्धपारगम झिल्ली जो बनी है आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड की, क्या? कॉपर फेरोसाइनाइड की। आप समझोगे यार तो समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है केमिस्ट्री, बहुत इजी, हद से ज्यादा इजी, हद से ज्यादा इजी। आपके दैनिक जीवन में हर टाइम केमिस्ट्री यूज होती है। तो बहुत से बच्चे केमिस्ट्री में डर लगते हैं, यदि वीडियो देखोगे वो, ठीक है ना, ध्यान देना, यदि लगन से कोई काम करोगे तो हर चीज होती है यार, ठीक है ना। तो चलो ध्यान देना, यहां पर मैं कॉपर K2SO4, ठीक है ना, 2K2 2Cu SO4, कॉपर सल्फेट है बेटा, ये क्या? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और नेक्स्ट यहां पे ले रहा हूं मैं 2K2SO4, K4 FeCN6, और ये बड़े कोष्टक में बंद कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका। कौन सा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम शायद नीचे नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये लिखा मैंने यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी, ठीक है ना। ये क्या है? CuSO4, ठीक है, क्या? कॉपर सल्फेट, और ये क्या है आपका? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इन दोनों की रिएक्शंस करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिक स्पार्क, यानी कि विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक स्पार्क करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या करवा रहा है? इलेक्ट्रिक स्पार्क, विद्युत विसर्जन क्रिया करवा रहे हैं। जब हाई वोल्टेज का करंट, यानी कि सिलेंड्रिकल पात्र में, बेलनाकार पात्र में अपन ने क्या क्या ले लिए है? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लिए इस बेलनाकार पात्र में, और बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, ठीक है ना, क्या? हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है? Cu2 FeCN6,
ठीक है ना, क्या कॉपर फेरोसाइनाइड बन गया, ठीक है ना। और यही अर्धपारगम झिल्ली का काम करता है। किसका काम कर रहा है? अर्धपारगम झिल्ली का। प्लस क्या बनता है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इधर दिखता होगा शायद आपको, K2 क्या बन रहा है, 2K2, ठीक है ना, 2K2SO4। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, यहाँ इधर दिखता नहीं होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं 2K2SO4। ये बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहा है आपका 2K2SO4। इस कंपाउंड का नाम मैंने ये लिखा हूं, देखो कॉपर फेरोसाइनाइड, ये लिखा हूं यहाँ कॉपर फेरोसाइनाइड। क्लियर है ना। तो क्या काम करते हैं, अब इसकी मेथड में आते हैं और आपको मेथड को नजरे जमा के रखना, मेरी बातों को सुनते रहना, तो शायद आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरी मेथड क्लियर हो जाएगी। डायग्राम से आपको पूरी मेथड क्लियर होगी, ठीक है ना। बस 5 मिनट में आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो मेथड है परासरण दाब ज्ञात करने की, तो सबसे पहले बता देता हूं परासरण क्या होता है करके। तो ध्यान देना बेटा, जब विलायक के अणु, किसके अणु, विलायक के अणु, यानी कि यहाँ पे जल जो है वो विलायक का काम कर रहा है। जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है, क्या बोला मैंने, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है, तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। यदि आप भूल रहे हो तो एक मैं गढ़ से बता देता हूं, पक करके याद रखना। क्या पक, पा से परासरण और का से कम, परासरण और का से कम, यानी कि जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। क्लियर है। और दूसरा, चलो परासरण तो देख लिए, यहीं पे विसरण भी बता देता हूं। बिया, बी से विसरण और आ से अधिक। जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से, आ से अधिक का से कम था, जब विलायक गैस, सॉरी यहाँ पे विलायक नहीं आएगा, यहाँ पे गैस और आपके द्रव के अणु किधर से बेटा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, इस क्रिया को विसरण कहते हैं। अधिक से कम की ओर विसरण और कम से अधिक की ओर परासरण। तो चलो इसकी मेथड देखते हैं कि एक बेलनाकार पात्र होता है, ये बेलनाकार पात्र है आपका, ठीक है ना, ये देखो पूरा बेलनाकार पात्र है। एक बेलनाकार पात्र लेते हैं, इसमें विद्युत विसर्जन क्रिया के द्वारा, क्या विद्युत विसर्जन मतलब होता है कि हाई वोल्टेज को अप्लाई कर रहा है, विद्युत विसर्जन क्रिया के द्वारा इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जमा देते हैं। किसकी, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जमा देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। जो किसका काम करती है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है, अर्धपारगम, ठीक है ना। 3 प्रकार की झिल्ली होती है। कितने प्रकार की झिल्ली होती है, 3 प्रकार की झिल्ली होती है। एक अर्धपारगम झिल्ली, दूसरी अपारगम झिल्ली और तीसरी होती है आपकी क्या, अर्धपारगम, पारगम और अपारगम, ठीक है ना। अर्धपारगम, पारगम और अपारगम। तो अर्धपारगम झिल्ली से ऐसी झिल्ली, क्या बोला मैंने, ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण बस आर पार हो सकते हैं, जिससे केवल क्या, विलायक के कण बस आर पार हो सकते हैं, क्या कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। और नेक्स्ट देखना, क्या यहाँ पे इसी झिल्ली को लिया अपन ने, अपारगम झिल्ली, जिससे ना तो विलायक के कण और ना ही विलय के कण आर पार होते हैं, वो अपारगम झिल्ली कहलाती है। और नेक्स्ट है आपकी कौन सी, पारगम झिल्ली, जिससे विलायक और विलय दोनों के कण आर पार हो सकते। अरे आर पार दिखता है ना पारगम में, ठीक है। तो क्या पारगम्य में विलायक और विलय दोनों के कण आर पार हो सकते हैं, अपारगम में ना तो विलायक के ना ही विलय के आर पार हो सकते हैं, और अर्धपारगम में केवल विलायक के कण बस आर पार होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। तो चलो मेथड पे आते हैं अपन, क्या कि एक बेलनाकार पात्र लेते हैं, इसमें विद्युत विसर्जन यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क मेथड के द्वारा, विद्युत विसर्जन क्रिया के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगा देते हैं। ये कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली लगा देते हैं, जो किसका, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। इसके, ठीक है ना, बेलनाकार पात्र के सबसे, इसमें क्या, बेलनाकार पात्र में वह विलयन भर देते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है।
एक बार और सुन लो कि एक बेलनाकार पात्र लेते हैं, इसमें विद्युत विसर्जन क्रिया के द्वारा क्या अर्धपारगम झिल्ली जमा देते हैं और इसमें वह विलयन भर देते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। ठीक है ना। आगे ध्यान देना, बेलनाकार पात्र के ऊपरी सिरे पर एक दाब मापक यंत्र और एक पिस्टन लगा देते हैं। ये देखो, दाब मापक यंत्र और एक पिस्टन लगा दिए। क्लियर है इतनी बात मेरी? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, इस अर्धपारगम झिल्ली के एक सिरे पर केस नली लगा देते हैं और दूसरे सिरे पर क्या लगा देते हैं? टोटी युक्त जलकुंड यानी कि बाल्ब युक्त जलकुंड लगा देते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। और इसमें जलकुंड की सहायता से क्या जल भर लेते हैं। अर्धपारगम झिल्ली में क्या भर लेते हैं? जल भर लेते हैं। दूसरा पॉइंट सुनना कि अर्धपारगम झिल्ली के एक सिरे में केस नली लगा देते हैं और दूसरे सिरे में क्या टोटी युक्त जलकुंड लगा देते हैं और इसमें जलकुंड की सहायता से क्या भर लेते हैं? आपके पानी को भर लेते हैं, जल को भर लेते हैं। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, यहाँ पर बेटा विलयन की सांद्रता अधिक है और जल की सांद्रता कम है और यहाँ पे परासरण दाब ज्ञात करना है अपने को। तो तीसरा पॉइंट ध्यान देना कि जल जो है निकलकर अर्धपारगम झिल्ली से विलयन में जाने लगता है, यानी कि परासरण क्रिया होने के फलस्वरूप जल निकलकर कहाँ? विलयन में जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है? विलयन में जाने लगता है। ठीक है ना। जिससे केस नली में यहाँ पे एक पैमाना होता है, ठीक है ना, स्केल होती है, ठीक है ना, जिसमें जल का स्तर नीचे आने लगता है। यानी कि देखो यार, इसका संपर्क क्या है? इसका संबंध तो इस केस नली का संबंध कहाँ से है? अर्धपारगम झिल्ली से। तो यहाँ से जल निकलकर कहाँ जाने लगता है? परासरण की क्रिया के फलस्वरूप विलयन में जाने लगता है। ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। ठीक है ना। जिससे केस नली में जल का स्तर नीचे गिर जाता है। फिर क्या काम करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, फिर आपके पिस्टन द्वारा इस विलयन में इतना न्यूनतम दाब डालते हैं। ठीक है ना। ये पिस्टन के द्वारा विलयन में इतना न्यूनतम दाब डालते हैं कि ये जो जितना यहाँ पे विलायक के अणु आए होंगे, जल के अणु आए होंगे, वो पुनः कहाँ चले जाए? आपके अर्धपारगम झिल्ली में चले जाए। तो यहाँ से जो दाब डाला जाता है और यहाँ पे जो दाब मापक यंत्र में आपका आंकड़ा अंकित होगा, इसी को क्या बोलते हैं अपन? परासरण दाब बोलते हैं। उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। एक बार और सुन लो कि यहाँ पे जल का स्तर नीचे चला गया था आपका, ठीक है ना। तो फिर क्या काम करते हैं? पिस्टन के द्वारा इतना न्यूनतम दाब डालते हैं विलयन में कि जो विलायक के अणु या जल के अणु विलयन में गए थे वो पुनः अर्धपारगम झिल्ली में आए। ये जो डाला गया जो न्यूनतम दाब है, ये ही परासरण दाब कहलाता है। और ये प्रक्रिया को 2-3 बार दोहरा लेते हैं, जिससे अपने को इस विलयन का परासरण दाब ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना। क्या इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहरा लेते हैं, जिससे अपने को परासरण दाब ज्ञात हो जाता है। ठीक है। जल निकलकर कहाँ जा रहा है? विलयन में। विलयन से फिर यहाँ से पिस्टन द्वारा इतना न्यूनतम दाब डाल रहे हैं कि वो पुनः कहाँ आ जाए? जल में आ जाए। और ये ध्यान देना, परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी मेथड है बर्कले-हार्टले विधि जो है, वो परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। क्यों? क्योंकि इसके 3 कारण है सफलता के। कितने कारण है? 3 कारण है। सबसे पहली बात तो ध्यान देना, पहली बात सफलता के और सबसे अच्छी विधि सफलता के कारण क्या है? 3 बात ध्यान देना कि इसमें विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। विलयन की सांद्रता जो है वो अपरिवर्तित रहती है। कैसे रहती है? अपरिवर्तित रहती है। ठीक है ना। क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये जो है कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली हटती नहीं है। यानी कि यह झिल्ली कितने भी दाब डालो, ठीक है ना, इधर से कितने भी दबाव डालो आप पिस्टन के द्वारा, तो ये क्या झिल्ली फटती नहीं है। यानी कि अर्धपारगम झिल्ली आपकी फटती नहीं है। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट ध्यान देना कि इसमें साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है। साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है यानी कि क्या बेटा? ध्यान देना कि यहाँ पे जो जितने विलायक के मॉलिक्यूल्स गए होंगे विलयन में, इधर भी आए होंगे, नीचे भी आए होंगे, ऊपर भी गए होंगे,
ठीक है, मैंने बताया था नली के अंदर नली करके। तो यहाँ से क्या पुनः ये जो विलायक के अणु कहाँ आ जाए आपके, इसमें आ जाते हैं कहाँ पे, अर्धपारगम झिल्ली में। इस कारण साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, ठीक है ना, साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है करके ये उपर्युक्त मेथड है बर्कले हार्टले विधि। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। और केमिस्ट्री को यार कभी टेंशन में मत पढ़ना, ठीक है ना। इसको बहुत फ्री माइंड में पढ़ना, बहुत इजी है, केमिस्ट्री बहुत इजी है। आप सब क्या बहुत अच्छे हो, ठीक है, सब चीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान देना, क्या मेरे इस चैनल को वीके केमिस्ट्री के क्लासेस को क्या आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हाँ, वीडियो को लाइक भी करना यार, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, मैं आपके लिए, यदि आपका प्यार मुझे मिला ना, तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा केमिस्ट्री में, ठीक है। थैंक यू।